ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं संजय राणा साहब आपके पास आऊंगा। विजय कौशिक साहब को आप सुन पा रहे हैं, उनकी तरफ से जो राय या जो तर्क दिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि फिलहाल ये गले उतर सकते हैं? वो तो कह रहे जी हम तो काम की बात कर रहे हैं, हमसे काम की बात कीजिए और इसके अलावा ऑल इज वेल। ये है क्या? अक्षय जी, अगर कौशिक जी की बात को अगर मैं लेकर चलूँ तो कुतर्क होगा, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जहां तक बात होती है कि आप भ्रष्टाचार की, देखिए कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा होता तो डी शिव कुमार साहब प्रदेश के अध्यक्ष न बनते और पूरा जो चुनाव है उसको ड्राइव नहीं कर रहे होते, उनको किधर किनार कर दिया था। नंबर 2, जब आप बात करते हैं कि 40% वाला जो एक ठेकेदार ने आरोप लगाया था सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, तो सरासर गलत है। क्योंकि उस पर जो नोटिस भेजा गया, उसको गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया गया, तो साफ मुकर गया, कोर्ट में आने से मना कर दिया। तो ये देखिए, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो है उस बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल ना रहे हो, लेकिन सत्यता यही है। जहां तक बात आ रही है सिद्धारमैया साहब या डी शिव कुमार साहब का, तो मैंने आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि समीकरण जो है ये विधायक नहीं है, विधायकी नहीं है। विधायक जो जीत के आए हैं, एक 237 और 240 विधायक, सॉरी 137 और 147 विधायक है, वो डिसाइड करेंगे। इसमें कोई भी विधायकी का नहीं है, क्योंकि विधायक अपनी जगह है, हाईकमान अपनी जगह है। समीकरण के तहत जीत के आए हैं, उस समीकरण का प्रेशर है। देखिए, कोई भी दो ही बड़े नेता है कर्नाटका में, इनके पीछे गुट तो है ही है, इनके पीछे विधायकों का सपोर्ट तो है ही है। इसमें कोई कुरेज नहीं बोलने में। हम बोलते हैं कि मेरे पीछे मान लीजिए सिद्धारमैया जी के पीछे 85 विधायक हो, लेकिन जिनका गुट है, जिनके गुट के पीछे जो काम कर रही है, जो लॉबी काम कर रही है, जिसने इनको पूरा चुनाव जिताया है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्धारमैया जी को किसी भी तरह का चीफ मिनिस्टर बनाना। अब आते हैं पेज कहाँ फंसा हुआ। देखिए, पेज ये फंसा हुआ है कि डी शिव कुमार साहब को कोई भी नकार नहीं सकता और उनको छोटा आंक नहीं सकता। उसका कारण है क्योंकि अगर साउथ में अगर कांग्रेस पार्टी बची हुई है या चल रही है, उसके कर्ता धर्ता डी शिव कुमार साहब है और कोई नहीं है। अगर वो नहीं होंगे तो पार्टी को समझ लीजिए, एक होता ना एक तरह से मझधार से निकालने वाला व्यक्ति, तो सही है। हर समय हनुमान संकट मोचन जिसे आपने नाम दिया, वो हनुमान रूपी है, तो उनको दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं। तो मुद्दा ये फंसा हुआ है कि क्या करके उनको संतुष्ट किया जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पोस्ट वो दे नहीं सकती है कांग्रेस को। तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे संतुष्ट हो जाए, या जो नया फार्मूला हो रहा है 2.5 साल 2 साल जो भी फार्मूला होगा उस पर संतुष्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है शिव कुमार साहब को। अब उन्होंने देखिए सर, एक जानकारी ये भी आई कि एक बार की डिप्टी सीएम का पद और कुछ बड़े मंत्रालय मिल जाएं, कम से कम 2 ऐसे बड़े मंत्रालय मिल जाएं, और उसके बाद ये गारंटी मिल जाए कि अगले 3 साल उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर मिलेंगे। इस पर तो शायद डीके शिव कुमार साहब की सहमति बन सकती है। लेकिन जो एक फॉर्मूला और कहा जा रहा है कि 3 डिप्टी सीएम बना दिए जाएं, तो आपको नहीं लग रहा कि डिप्टी सीएम का कद जो होगा, कहीं ना कहीं जब 3 डिप्टी सीएम होंगे, डीके शिव कुमार साहब को ये बात पसंद नहीं आएगी? देखिए अक्षय भाई, जब हम बात करते हैं डिप्टी सीएम या कोई भी मंत्रालय, तो मंत्रालय पावरफुल होता है, डिप्टी सीएम बोल देने से कुछ नहीं होता। मान लीजिए मेरे पास डिप्टी सीएम का पोस्ट और मुझे दे दिया जाए पशुपालन मंत्रालय, तो हम क्या कर लेंगे उसमें? तो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा मंत्रालय है। मंत्रालय होता है रेवेन्यू, मंत्रालय होता है होम, जो किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है। तो मंत्रालय डिपेंड करता है उस पर। देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप भतेले बना दो, आप 1 2 3 4 5 6 बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आप सिर्फ कहीं ना कहीं एक आदमी को संतुष्ट कर रहे हो। लेकिन संतुष्ट किसको कर सकते हैं? छोटा मोटा विधायक को 2 3 4 बार का जीता हुआ हो। जो कद्दावर नेता है डी शिव कुमार साहब की तरह, उनको 2 डिप्टी सीएम 2 पद देने से नहीं होगा। उन पे डिपेंड करता है कांग्रेस उनके साथ क्या क्या बार्गेनिंग करती है, उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि आज के दिन में नो का बोर्ड लग चुका है। ऐसा नहीं कि हाई कमान की तरफ से नो का बोर्ड लगा हुआ है, जो समीकरण बने हैं उसके हिसाब से उनके पास चीफ मिनिस्टर का जो पद है उसके लिए नो का बोर्ड बन गया। अब उनसे ये बोला जाएगा कि इसके अलावा अब आप क्या चाहते हो। तो डी शिव कुमार साहब डिसाइड करेंगे कि भैया मुख्यमंत्री का पद तो नहीं मिल रहा है फिलहाल आने वाले कुछ सालों तक, उसके बाद हम क्या क्या ले सकते हैं वो डी शिव कुमार साहब डिसाइड करेंगे। नंबर 3, देखिए उन्होंने आज आने से मना कर दिया। ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो हर इंसान करता है, उनको पता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाएंगे शायद कुछ काम हो जाए। उन्होंने वोकलिंगा समाज की अपनी बात की, जिसका तकरीबन जो 11-12% वोट है 54 सीटों पे इंक्रीज करता है। लेकिन भैया चुनाव हो चुके हैं, चुनाव होने नहीं जा रहे हैं। तो आने वाले जो भी खामेजाना भुगतना होगा या नहीं भुगतना होगा, वो आने वाले समय में होगा। नहीं, सवाल यही है कि अगर वो कहते हैं कि वोक्का लिगा समाज की नाराजगी कहीं ना हो जाए, क्योंकि इस उम्मीद के साथ कि प्रतिनिधित्व तो शायद समाज के डीके शिव कुमार को मिल जाए,
तो दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय से तो माधवी अग्रवाल जी ताल्लुक रखते हैं, सिद्धारमैया साहब, और तीसरी सबसे बड़ी आबादी कह सकते हैं समुदाय ओबीसी समाज है कर्नाटक में, तो उनकी नाराजगी क्या मोल ले सकते हैं? कुर्बा समाज से आते हैं जी। और अभी आप अगर जहाँ तक मेरा सर आऊंगा मैं आपके पास, मैं राणा साहब आपके पास आऊंगा। माधवी जी से सवाल था। माधवी जी, इसके लिए यही इस समय समीक्षा का समय है कि दोनों ही गद्दावर नेता हैं और दोनों को ही रुष्ट करना नहीं चाहते। अब स्थिति ये है कि किसने इन दोनों के बीच में किसके पास इतनी पावर है कि वो आला कमान को अपने हाथ में ले सके। तो यहाँ एक तरीके से इनकी भी अपनी एक वर्चस्व की लड़ाई है और इस वर्चस्व में कौन वर्चस्वशाली है ज्यादा, ये तो सिद्ध हो जाएगा। जब थे तब उन्होंने जब मतलब कहने का मतलब है कि अभी भी आला कमान के लिए ये भी है कि नेतृत्व तो दोनों की तरफ से ही रहा है जब राज्य में जो जीत हासिल की है। लेकिन विषय ये है कि अब दूसरी एक और जीत इन दोनों के सामने है कि इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई में सबसे ज्यादा किसका जो है बाहुबल्य है यहाँ पर, और आला कमान किसके सामने नतमस्तक होगी। तो ये भी अब एक कहने का कहा जा सकता है कि एक और चुनाव का समय जो है वो कांग्रेस के समक्ष आ खड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में दोनों को संतुष्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भयभीत है कि भाई हमने किसी को रुष्ट किया तो वो कहीं दूसरे खेमे में ना चला जाए, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन इस विषय के बीच में उनको ये देखना चाहिए कि बहुत जल्दी ऐसा ना हो जाए कि जनता नहीं तो इसीलिए तो माधवी जी हम बार बार इस बात को लेकर कह रहे हैं, भले ही विजय कौशिक साहब को ये बात पसंद ना आ रही हो कि अजमेर से चली सचिन पायलट की यात्रा का जन संघर्ष यात्रा, उसका समापन आज भले ही जयपुर में हो गया हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान समझता है कि कहीं इस तरह की कोई यात्रा अब कर्नाटक में ना शुरू हो जाए, इसीलिए इतना आसान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है और यही द्वंद्व जो है इस समय कांग्रेस में चल रहा है। आ रहा हूँ राणा साहब, मैंने जैसा कि कहा कि दोनों ही ये प्रतिस्पर्धा जो आपस में इनकी जो है वो अभी आला कमान के लिए, इनकी जो आला कमान है उसके लिए एक बहुत बड़ा विषय बन गई है। लेकिन इस बीच ये ना भूलें ये लोग कि जनता ने एक बहुत बड़ा अच्छा मैंडेट इनको दिया है, उस मैंडेट का जो है वो जल्दी से करके और अपना निर्णय लेकर जनता को एक अच्छी सरकार दे, ना कि इतना समय विलम्ब लेकर लोगों को इंतजार कराएं। ये गलत होगा, ये अन्याय होगा जनता के साथ। ठीक, संजय राणा साहब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं कौशिक साहब आपके पास आ रहा हूँ। 5 सेकंड में अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। देखिए, ऐसा है डी शिव कुमार साहब कभी भी कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। अगर कांग्रेस को छोड़ना होता, जब उनके ऊपर रेड पड़ी थी, जब जेल जाने की बात है, तभी कांग्रेस छोड़ सकते होते। वो कितने भी नाराज हो जाए, वो कभी कांग्रेस से अलग नहीं हुए। हाँ, अंतर द्वंद हो सकता है, अंदर पार्टी में कुछ फाड़ करते अलग बात है, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ के दूसरा खेमा कतई नहीं ज्वाइन करेंगे। अगर ज्वाइन करना हो तो एक साथ पहले ज्वाइन करनी होती है। नहीं, लेकिन एक खटास आपको नहीं लग रहा है कि डीके शिव कुमार के मन में रह जाएगी अगर सिद्धारमैया साहब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कि एक तो पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया, अब जब मुख्यमंत्री बनने का मौका था फिर वो राह में रोड़ा बन गए? देखिए अक्षय जी, हमें ना राजनीति में 2-3 चीजों को समझना बहुत जरूर होता है। एक होता पार्टी, एक होता दूसरा होता विधायक, तीसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर जो हम जानते नहीं है लेकिन फैक्टर बहुत बड़ा होता है। जब एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा हावी हो जाए किसी भी पार्टी पे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पार्टी के नेता हैं, आप पार्टी को मैनेज कर सकते हैं, आप पार्टी के नेता विधायकों को मैनेज कर सकते हैं, पार्टी के नेता है कार्यकर्ता को मैनेज कर सकते हैं या हाईकमान को मैनेज कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो आपके विरुद्ध हवा चल रही होती है, वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वही सबसे बड़ी कारण हमारे आज जो डी शिव कुमार जी के साथ है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ नहीं खड़ा। देखिए, मैं बोलने में, मुझे 5 सेकंड और दीजिए, मैं बोलने में कोई कुरेज नहीं है। हम अखिलेश यादव जी को गाली देते हैं कि समाजवादी यादव की पार्टी, हम उनको गाली देते हैं, लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी यादव की पार्टी है, लेकिन कभी भी पूरे 100% यादव ने कभी समाजवादी या आरजेडी को वोट नहीं दिया। पहली पार्टी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसमें 90% इस बार मुस्लिम के वोट कांग्रेस पार्टी को दिया आया है। लेकिन 90% का समीकरण कैसे था, उसकी राजनीति को जो चली है एसडीपीआई के तहत, उसको समझने की जरूरत है। और यही जो राजनीतिक समीकरण बने थे, वही सबसे बड़ा रोड़ा आज डी शिव कुमार जी के चीफ मिनिस्टर बनने में है। मैं बिल्कुल निर्भीक होकर बड़े जोर से बोल रहा हूँ, डी शिव कुमार जी को समझौता करना पड़ेगा, एक्सेप्ट सीएम पोस्ट। उसके बाद जो चाहेंगे मिल जाएगा, लेकिन सीएम पोस्ट उनको इस बार नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहले से ही लॉबिंग हो रही है। ठीक है, पहले से मैसेज। ठीक है विजय कौशिक साहब, एक पार्टी के आम कार्यकर्ता के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपकी नजर में बेस्ट चॉइस क्या हो सकती या क्या होनी चाहिए? अगर उम्र के लिहाज से भी देखा जाए तो इस बार शायद प्रतिनिधित्व करने का ये अंतिम अवसर खुद ही सिद्धारमैया साहब मान रहे होंगे कि मुख्यमंत्री कम से कम इस बार बन जाने दो, उसके बाद तो संन्यास लेना ही है। क्या इस बात को पार्टी हाईकमान ध्यान रखेगा या फिर 2018 में
कांग्रेस की जो गत थी कर्नाटक में, डीके शिव कुमार को इस बात का श्रेय तो निश्चित दिया जाना चाहिए कि पार्टी को न सिर्फ दोबारा स्टैंड करना बल्कि बड़ी जीत दिलाना। तो किस बात को प्रायोरिटी मिल सकती है? नहीं, अगर आपको ये लगता है कि सिद्धारमैया जी के लिए कुछ ही समय बाकी रहा है इसको देखते हुए, तो फिर तो निश्चित तौर पर उन्हें बनाया ही नहीं जाना चाहिए। ये तो उन्होंने पहले ही कहा था ना पिछले चुनाव में कि मैं संन्यास ले लूंगा उसके बाद, या सहानुभूति वोट बटोरना चाह रहे थे। ये सब देखिए, राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होती, नहीं तो मोदी जी भी अपनी रिटायरमेंट घोषित कर चुके होते और बहुत से नेता घोषित कर चुके होते और रिटायर हो गए करके। कोई रिटायरमेंट राजनीति में नहीं होती। लेकिन अगर हमने कहा कि हमारे लिए विधायकों की ही अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कैसे चाहते हैं। अरे छोड़िए, इतनी नैतिकता की बात मत कीजिए। विधायकों ने तो अपना डिसीजन खड़गे साहब को दे दिया। अगर इतनी विधायकों की चलनी होती तो अब तक घोषणा हो चुकी होती। बात ना कहूँ तो और क्या कहूँ, आप बताइए मुझे। भाई आप मेरी जगह बैठ जाइए, बता दीजिए क्या होना चाहिए। तो आप कह दीजिए कि हाँ भाई मुश्किल घड़ी है। इतना तो मुश्किल चुनाव जीतना नहीं था जितना सीएम चुनना। नहीं, ये कोई मुश्किल घड़ी नहीं है, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियां हर चुनाव के बाद पैदा होती हैं। आप क्या सोचते हैं, हिमाचल में पैदा नहीं हुई थी? एक तरफ प्रतिभा सिंह जी थी कि जिनके नाम पर, जिनके पति के नाम पर चुनाव लड़ा गया, ठीक है, और वहां पर हमने बनाया सुक्खू जी को, जो कि जिनके फादर जो है कहते हैं कि भाई कंडक्टर रहे बसों में। तो बड़ी मुश्किल होती है। मान लीजिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने हमने चन्नी जी को बनाया था, तो मुश्किलें तो आती हैं। अगर हम चन्नी जी की बैकग्राउंड नहीं, यानी आप ये संकेत दे रहे हैं। मैं इस पर संजय राणा साहब एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जरूर चाहूंगा कि क्या हिमाचल प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू होने की संभावना आपको नजर आती है कि दो लोगों के बीच में द्वंद्व ना हो, किसी दूसरे को बना लो? देखिए अक्षय भाई, अगर आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का फॉर्मूला, आपको लगता है पत्रकार है फॉर्मूला था? कोई फॉर्मूला नहीं था। एक आदमी राहुल गांधी का बड़ा क्लोज था, दूसरा आदमी राहुल गांधी का क्लोज नहीं था, बस खत्म बात हो गई है। पूरा का पूरा चुनाव जो समीकरण हुआ था, किसके चेहरे पे लड़ा गया था, हम सबको पता है। उनका हक पहले था, मेरे बोलने में कोई वो नहीं है। उनका हक सबसे पहले था चीफ मिनिस्टर बनने का, लेकिन उनको कैसे साइडलाइन कर दिया गया और किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन वहां पे बनना आसान था। मैं फिर बोल रहा हूँ, वहां पे एक पार्टी थी, विधायक थे, नेता थे और हाईकमान था। सब अंदर का मामला था, एक पार्टी के अंदर का मामला है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, नेता है, पार्टी है, हाईकमान है, विधायक है। पैनल फैक्टर को आप भूल जाए, जिसकी वजह से कांग्रेस जीती है। दक्षिण का दौर कहे जाने वाले कर्नाटक से कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद भी कांग्रेस की चुनौतियां खत्म नहीं हुई। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका चुनाव करना अब टेढ़ी खीर साबित होता दिखाई दे रहा है। नव निर्वाचित विधायकों की बैठक हो चुकी है। फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया गया है, जो कांग्रेस हाईकमान से चर्चा करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले दोनों ही नेताओं की तरफ से सीएम पद को लेकर जोर आजमाइश भी देखने को मिल रही। सिद्धारमैया ने तो दावा कर दिया कि ज्यादातर विधायक उनके समर्थन में हैं, तो वहीं डीके शिव कुमार को भरोसा है कि पार्टी को जीत की दहलीज तक पहुंचाने का इनाम उन्हें ही मिलना चाहिए। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते देखना चाहते हैं और इसके लिए पोस्टर वॉर की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में पार्टी हाईकमान के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव की घड़ियां भी अब नजदीक आती जा रही हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री का चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कर्नाटक में किसको मिलेगा ग्रीन सिग्नल? सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार के हाथ में होगी कमान। सिद्धारमैया का ज्यादातर विधायकों के समर्थन का दावा, डीके शिव कुमार को मेहनत का रिटर्न गिफ्ट मिलने की आस। क्या जल्द खत्म होगा सीएम पर सस्पेंस? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बड़ी जीत के साथ कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने जा रही है, लेकिन सीएम पद पर सस्पेंस है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता सिद्धारमैया, तो दूसरे छोर पर हैं कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाने वाले डीके शिव कुमार। दोनों ही नेताओं की तरफ से सीएम पद पर काबिज होने को लेकर रस्साकशी भी देखने को मिल रही है।
सिद्धार्थ मैया जहां ज्यादातर विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, तो डीके शिव कुमार के समर्थक हैं जो खुलकर सामने आ चुके हैं। हाथों में पोस्टर लेकर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के सामने दिक्कत ये है कि किसके हाथ में कर्नाटक की बागडोर सौंपी जाए। पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर कसरत जारी है। दोनों ही नेताओं को दिल्ली के दरबार में बुलाया गया है। माना जा रहा है कि हाईकमान कोई ऐसा रास्ता निकालने की तलाश में है जिससे पार्टी में राजस्थान जैसे हालात न बने और दोनों नेताओं की सहमति से रास्ता निकाल लिया जाए। देखिए, आज हम 3 लोगों को ऑब्जर्वर के नाते भेज दिए हैं और वो तीनों लोग जाएंगे। उसमें सुशील कुमार शिंदे जी हैं, बाबरिया हैं और जितेंद्र सिंह है। वो सभी लोग, तीनों लोग ऑब्जर्वर जाकर जो कुछ एमएलए की राय सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद हाईकमांड को रिपोर्ट देंगे और हाईकमांड निर्णय लेगा और उचित निर्णय लेगा। और इसको, क्योंकि सरकार को हमको ठीक ढंग से चलाना है और सर्वसम्मति से ये बाहर निकले। दरअसल डीके शिव कुमार को जिस समय प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, उस समय पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने न सिर्फ पार्टी को खड़ा किया, बल्कि पार्टी की राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही डीके शिव कुमार कांग्रेस के वफादार माने जाते हैं। 1989 से अब तक 8 बार विधायक बन चुके हैं और पार्टी में उनकी पहचान संकट मोचक के तौर पर की जाती है। डीके शिव कुमार वो कलिगत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, जिसका प्रभाव राज्य की करीब 50 सीटों पर देखने को मिलता है। लेकिन उनके सामने दिक्कत ये है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस दर्ज हैं। वो जेल भी जा चुके हैं। अगर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। वहीं सिद्धार्थ मैया राज्य के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। गांधी परिवार से उनकी करीबी भी किसी से छिपी नहीं है। सिद्धार्थ मैया को कांग्रेस में लाने का समीकरण खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही तैयार किया था। इससे ये भी साफ है कि पार्टी अध्यक्ष से भी उनकी काफी नजदीकी है। सिद्धार्थ मैया राज्य के सबसे बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं, जो खुद इस समाज से ताल्लुक रखते हैं। कर्नाटक का सबसे बड़ा तीसरा समुदाय है ओबीसी समाज। डीके शिव कुमार की तुलना में सिद्धार्थ मैया को बड़ा जननेता माना जाता है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला भी नहीं है। इन दोनों नेताओं की काबिलियत पर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले मिली इस बम्पर जीत का सिलसिला आगे जारी रखने के लिए पार्टी हाईकमान को कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना ही होगा जिससे राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे हालात न बने। लेकिन ये रास्ता निकालना भी कांग्रेस हाईकमान के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। यहाँ तो राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका चुनाव करना अब हाई कमान के लिए भी फिलहाल कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि टेढ़ी खीर साबित होता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। अब देखना ये होगा कि आखिर किस पर दांव लगाती है कांग्रेस पार्टी और किसके नाम पर मुहर लगती है, यानी कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ माधवी अग्रवाल जी इस चर्चा में शामिल हैं। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पार्टी के प्रवक्ता विजय कौशिक साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं विजय कौशिक साहब आपसे ही करना चाहूंगा। कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है अब पार्टी हाईकमान के सामने? देखिए, कर्नाटक में जो जनता ने हमें जन समर्थन दिया और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनाई, उसके आगे ये समस्याएं कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर पार्टी का अंदरूनी मामला है, सुलझा लिया जाएगा और विधायकों की राय के बाद तय किया जाएगा कि भाई किसके सिर पर ताज रखा जाए। तो क्योंकि हमें कर्नाटक की जनता से उन वादों को भी पूरा करना है जो राहुल गांधी जी ने वहाँ की जनता से किए थे। तो जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला और बैलेंस बनाकर चलने वाला। देखिए, जितने भी पार्टी विधायक जीत कर आए हैं उनके क्षेत्रों में भी विकास कार्य होने हैं। उनके साथ जो एक सही तारतम्यता है
बनाए रखने वाला सीएम चाहिए। प्लस में वहाँ कर्नाटक के ऊपर बहुत बोझ है कर्जे का और दूसरी समस्याओं का, उन समस्याओं को भी दूर करना है। इसके अलावा जो हमें अपने वादे पूरे करने हैं उनसे जो खर्च बढ़ेगा उसकी भरपाई कैसे होगी, तो ये सारा मैनेजमेंट का सिस्टम और सब कुछ देखकर और विधायकों की राय लेकर एक योग्य व्यक्ति को। देखिए, विधायकों की राय तो ली जा चुकी है। आप कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी जनता से के वादों को पूरा करना है, लेकिन उससे पहले तो मुख्यमंत्री का चुनाव करना पड़ेगा ना। सवाल तो इस बात को लेकर उठ रहा है कि कुर्बानी देगा कौन, सिद्धारमैया साहब या डीके शिव कुमार? आपके हिसाब से क्या संभावनाएं बन रही हैं? नहीं, इसमें कोई मतलब कुर्बानी वाली बात नहीं है। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ। राजस्थान में हमारे सामने क्या दिक्कत थी कि सचिन पायलट जी के साथ में 20 विधायक थे और बाकी विधायक अशोक गहलोत जी के साथ थे जी। तो हमें विधायकों की बात माननी पड़ी। इसी तरीके से इस मामले में जो विधायकों ने अपनी राय रखी है जी, उसका सम्मान करते हुए हम निश्चित तौर पर कदम उठाएंगे और वही चेहरा प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा जिसे वहाँ के विधायक चाहते हैं और जो जन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। और ऐसी बात नहीं है कि भाई जो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसकी भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकार में होगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके। चलिए, संक्षेप में एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि विधायकों की पसंद के आधार पर ही ये फैसला होगा कि मुख्यमंत्री की ताजपोशी किसके सिर पर होगी, लेकिन सिद्धारमैया साहब ने तो दावा कर दिया कि ज्यादातर विधायकों का समर्थन मेरे साथ है, यानी सिद्धारमैया साहब को बागडोर सौंपी जा सकती है, ये माना जाए? देखिए, अगर विधायक उनके साथ हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी विधायकों की अपेक्षाओं के अनुसार ही सीएम का चुनाव करेगी जी। तो आप ये मान सकते हैं कि सिद्धारमैया अगले सीएम होंगे। ठीक है, संजय राणा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा साहब, इतना आसान है कि जितना कौशिक साहब बता रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने चुनाव जीत लिया और मुख्यमंत्री का चुनाव करना इतना मुश्किल नहीं है, फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन इतना आसान आपको दिखाई दे रहा है? अब तो दिल्ली दरबार तक दोनों नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के पहले जब समीकरण पीछे बन रहे थे उसी समय डिसाइड हो गया तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मैं आपको 2 बजे ट्वीट डाल दिया था, सिद्धारमैया आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर हो रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि वो सुबगाहट जब होती है कहीं ना कहीं पता चल जाती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। इनके पार्टी अंदर ये चल रहा है कि कौन बड़ा सेकुलर है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्धारमैया साहब बहुत बड़े सेकुलर है और उनका जो रिकॉर्ड रहा है। मेरी आवाज थोड़ी इको कर रही है, थोड़ा ठीक कराएंगे? ठीक है सर, ठीक, जब तक आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि जब बार बार मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। चलिए ठीक, मैं आपकी आवाज को दुरुस्त कराता हूं, तब तक मैं माधवी अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं। किस तरह आप खींचतान देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान जैसे हालात बनने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल, भले ही कांग्रेस प्रवक्ता कुछ भी बोले और कांग्रेस की तरफ से जो बोला जा रहा है कि भाई हमारे राज्य की जनता जिसे चाहेगी हम उससे आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको भी अच्छी तरह से पता है और ये सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर में आला कमांड का मतलब सिर्फ एक ही आदमी होता है, एक ही महिला है, जो वो बोल देंगी वही होगा। और ये बात ये भी एकदम सच कही इन्होंने कि जो सबसे बड़ा सेकुलर होगा जी, जो तुष्टिकरण की राजनीति में सक्षम होगा पूरी तरीके से, उसे ही जो है ये आला कमान चाहेगी और सही तरीके से जी हुजूरी करने वाला होगा या उसी को आला कमान चाहेगी। इसमें कोई ये नहीं है कि कौन जनता के लिए अच्छा करने वाला है या जनता किसे अच्छा चाहती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं ये मानती हूँ कि मैंडेट मिला है उन्हें, उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की है और फिर वो आए हैं, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बिल्कुल जनता ने उनको अपनाया है, स्वागत किया है। लेकिन अब जो फैसला होगा वो होगा केवल आला कमान यानी सोनिया गांधी जी का। इसके अलावा और वहाँ किसी की नहीं चलती, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, किसी तरीके का वहाँ लोगों में आपस में नेताओं के बीच में कोई चर्चा विचार विमर्श आपको कुछ नहीं दिखेगा। वो एक आला कमान है उसी के पास में जो है अध्यक्ष जाएंगे और अध्यक्ष की जो गतिविधि होती है वो अच्छी तरीके से पूरे, हमने कई बार मतलब जो उनकी जनसभाएं होती है उसमें भी देखा कि अध्यक्ष की किस तरीके से वहाँ पर स्थिति है। अध्यक्ष खड़े रहते हैं, जब तक सोनिया गांधी जी बैठ नहीं जाती तब तक अध्यक्ष बैठते नहीं है। ये सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पहले मनमोहन सिंह जी के समय में वो मुख्य प्रधानमंत्री जरूर रहे होंगे, लेकिन तब भी आला कमान सोनिया गांधी जी थी
और आज चाहे किसी भी राज्य में कोई भी सीएम बने, कोई भी स्थिति, कोई भी लीडरशिप तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी सीएम बने या जो भी आगे बढ़े, उसमें आला कमान केवल और केवल वो है सोनिया गांधी जी रहती है। और रही बात आपस में द्वंद्व की, तो बिल्कुल द्वंद्व भी ये होगा, जैसे कि कहा कि डीके शिव कुमार के ऊपर में कितने सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। ये पूरा अच्छी तरीके से साक्ष्य है कि वो जेल भी जाते थे, उसके बावजूद एक नाम उनका चलाया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अब ये लड़ाई जो है वो दो लोगों के बीच में भी वहाँ पर दिखाई दे रही है। अब उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि शिव कुमार, डीके शिव कुमार को बना दिया जाए, क्योंकि अगर वो तुष्टिकरण की राजनीति करने में सक्षम है और वो आला कमान को बिल्कुल संतुष्ट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि वो उनके ऊपर एलिगेशन होने के बाद में भी उनको फिर से सीएम का पद दे दिया जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 2 दिन बाद इस विषय पे भी चर्चा कर रहे हों। तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर में जो है वो केवल आला कमान की चलती है, वहाँ किसी की नहीं चलती है। भले ही आपस में कितने भी द्वंद्व होते रहे, जो कि हम लोग आए दिन राजस्थान में भी देख रहे हैं, एक युवा चेहरा जिस तरीके से आके नहीं, फिलहाल तो हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं ना माधवी अग्रवाल जी। और आपने जो बात कहा कि ये द्वंद्व तो है, खुलकर सामने आना बाकी है, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर है। सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। ये कहा जा रहा है कि आंख के तारे तो दोनों हैं। दाहिनी आंख की अगर संज्ञा सिद्धारमैया साहब को दी जाए तो डीके शिव कुमार बाई आंख के तौर पर हैं। सवाल यह है ना कि इन दोनों आंखों में से किसे प्रायोरिटी देनी है। अब ये तो हाईकमान को तय करना है। और कहा जा रहा है कि विधायकों ने तो अपनी राय खड़गे साहब को दे दी है, खड़गे साहब पर फैसला छोड़ दिया, अब हाईकमान को तय करना है। आपके हिसाब से मुफीद कौन ज्यादा लग रहे हैं कि किनको जिम्मेदारी मिल सकती है? मैंने बहुत ही क्लियरली कहा अभी आपको कि बिल्कुल जो तुष्टिकरण की राजनीति करने में सक्षम होगा और आला कमान को संतुष्ट करने में सक्षम होगा, भले ही उसके ऊपर में कितने भी एलिगेशन हो या नहीं हो, वही होगा और ये नाम बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर में एक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है, वहाँ आला कमान की चलती है और एक व्यक्ति की पार्टी के तौर पे वो जानी जाती है। और निश्चित रूप से चलिए ठीक है, देखिए आपकी बात का जवाब विजय कौशिक साहब देना चाह रहे हैं। कौशिक साहब, क्या जवाब दीजिएगा माधवी अग्रवाल जी के सवालों का? वो कह रहे हैं कि अंतर्द्वंद तो है ही, बस खुलकर आना बाकी है। माधवी जी की पहले एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। ये जो आरोप लगा रही है बार बार तुष्टिकरण और तुष्टिकरण, इनका कहना है कि कांग्रेस उस व्यक्ति को मौका देगी जो तुष्टिकरण की राजनीति में ज्यादा सफल होने वाला होगा। तो मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी के एक प्रवक्ता थी, नुपुर, याद होगा, भाजपा की प्रवक्ता थी, और किस तरह से इस्लामिक कंट्रीज के दबाव में आज वो नुपुर कहाँ भाजपा ने छुपा। सर छोड़िए ना, मुद्दे से भटकते नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की जनता को बेसब्री से इंतजार है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। सरकार तो उन्होंने कांग्रेस की चुन ली, मुख्यमंत्री पर आई है ना। बात का जवाब जरूर दूंगा। तो एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने देश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों के साथ धोखा किया है। दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता आरोप लगा रही है कि भाई हमने मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए तमाम योजनाएं चलाई। फिर तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर भाजपा कहना क्या चाहती है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि वो मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ वो कुछ और कहने लगते हैं। उनकी इस बात का जवाब कर्नाटक की जनता ने दे दिया है। इसीलिए तो कह रहे हैं अब आगे की बात कीजिए कौशिक साहब। मैं वही कह रहा हूँ ना, सुन सकते। अब मुद्दा ये है कि भाई हम किसे मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेंगे। याद रखना, अगर कोई मुसलमानों की राजनीति करना चाहता है या कोई हिंदुओं की राजनीति करना चाहता है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान नहीं देंगे, हम कमान उस व्यक्ति के हाथ में देंगे। आपके हिसाब से फॉर्मूला क्या हो सकता है कौशिक साहब? आपके हिसाब से क्या फॉर्मूला हो सकता है या क्या होना चाहिए? फार्मूला तो पता है क्या है, बड़ा सीधा सा फार्मूला है। मैं उसे देसी भाषा में बता देता हूँ कि घर के बाहर अगर 20 कुत्ते बैठे हों और आपका खाना चुरा कर ले जाने के लिए, तो उन परिस्थितियों में आपको सब चीजों का ख्याल करना पड़ेगा कि भाई हमें मालूम है कि अगर हम विधायकों की अपेक्षा का सम्मान नहीं करेंगे तो भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए तैयार बैठी है, वो हमारे विधायकों को लपकने के लिए तैयार बैठी है। तो इसलिए जो भी सीएम बनेगा वो वही होगा जिसे विधायक चाहेंगे। उसमें अगर सिद्धारमैया जी, लेकिन ये आपका डर क्या कहता है? आपने कहा कि अभी भी लपकने के लिए बैठे हैं, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि सही भाषा का इस्तेमाल अगर चर्चा में हो तो बेहतर संदेश भी जाता है। मैं संजय राणा साहब आपसे समझना चाह रहा हूं, जो कौशिक साहब ने अभी जिक्र किया
कि बीजेपी की नजर तो अभी भी बनी हुई है कि कहां मौका मिले विधायकों को तोड़ने का। क्या आपको यह संभावना लग रही है या पुराने खौफ से अब तक कांग्रेस बाहर नहीं आ पा रही? अक्सर साहब लगता है कि पुराने खौफ से वापस बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जो हमारे कांग्रेसी मित्र बैठे। देखिए, जहां तक बात होती है ऑपरेशन लोटस की, तो ऑपरेशन लोटस तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है और इनको भी अच्छी तरह पता है क्योंकि लोटस ऑपरेशन तब चलता है जो थोड़ी बहुत सीटों की उम्मीद देती है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो फोकस है वो आने वाले चुनाव 2024 पे फोकस है, ना कि कर्नाटका के विधायकों को तोड़ने और इधर से उधर करने के लिए। अब इनको समझने की जरूरत है। शायद कौशिक साहब हमारे प्रखर वक्ता हैं और समझते हैं, अगर राजनीति को समझेंगे तो खुले डर के बोलने में खुले शब्दों में बोल दूंगा कि मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। देखिए, सिद्धारमैया साहब बिल्कुल चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो गठजोड़ जो हुआ था, देखिए आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज 5% जो जेडीएस के तो मूव होकर के कांग्रेस के प्लस आ गए। आपको याद होगा सीपीआई इलेक्शन तकरीबन 100 सीटों पे लड़ने वाली थी, जो तकरीबन वो चुनाव आते आते 20 सीटों पे हो गए। तो कहीं ना कहीं हाथ गठबंधन हुआ था, जो नॉन ऑफिशियल गठबंधन इसको कहते हैं, वो हुआ था। और कई लोग सीपीआई के समर्थक है या पीएफआई के समर्थक है, पार्टी पर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़े हैं। तो आपको याद होगा 2015 में जो एनआईए की रिपोर्ट थी वो सबमिट किया गया, इसमें तकरीबन 1600 लोगों को चिन्हित किया गया था। 2016 में इन्होंने छोड़ दिया था सारे लोगों को। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉबिंग काम कर रही है सिद्धारमैया के साथ, नो डाउट। जो एज पर द प्रणाली जो होती है, सिस्टम होता है कि किसी पार्टी का विधायक चुनते हैं, लेकिन जब विधायक के साथ साथ लॉबिंग जब होने लगती है और देखना पड़ता है कि लॉबिंग किस तरह की लॉबिंग हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉबिंग किसके पक्ष में हो रही है। देखिए, ऐसा है कि शिव कुमार साहब एक प्रमुख नेता है कांग्रेस पार्टी के और बहुत बड़ा चेहरा है कर्नाटका के, बहुत बड़े फाइनेंशियल। मैं कहता हूँ पूरा चुनाव उनके फाइनेंस पे लड़ा गया। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा सेकुलर कौन है, तो आपको बड़ा सेकुलर के लिए लड़ने के लिए आपको जी शिव कुमार जी का नाम छोटा पड़ जाता है, सिद्धारमैया साहब का नाम बड़ा हो जाता है। लेकिन हाई कमान की बात करते हैं, कोई हाई कमान नहीं रहा। आज से 15-20 साल पुरानी बात छोड़ दीजिए, अब हाई कमान नहीं रहा। अगर हाई कमान रहता तो गहलोत साहब ऐसी हरकतें कभी ना करते। हाई कमान रहता तो छत्तीसगढ़ में 2.5 का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अपनाया जाता। हाई कमान रहता तो वहां पे मुख्यमंत्री कोई और बनता हिमाचल में, न कि राहुल गांधी के पसंद का। देखिए, ऐसा सिद्धारमैया साहब बहुत क्लोज है राहुल गांधी साहब के। राहुल गांधी साहब का ही इस समय कांग्रेस में चलता। देखिए, माता जी का नहीं चलता है, माने ना माने, कांग्रेसी नहीं मानेंगे, हो सकता उतना जानते भी ना हो कांग्रेस के बारे में। चलता है तो राहुल गांधी का, और उसमें कहीं ना कहीं प्रियंका जी कोशिश कर रही है कि अपनी जो दक्षता, अपनी प्रेजेंस दिखा सके, लेकिन वो प्रेजेंस कम है। आप मेरी बातों को नोट कर लीजिए, ये चल रहा है ना, ये दिखावा है। ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से लेकर के लोग आए हैं कि जो बैकएंड में टीम है जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने जिताया। ऐसा आज के दिन में कोई समीकरण, अक्षय भाई आप तो पुराने पत्रकार है, आपको पता समीकरण ऐसे नहीं बनता और ऐसा अचानक चीजें बदल नहीं जाती हैं। समीकरण के पीछे कारण के पीछे लोग थे, लोग के पीछे स्ट्रेटेजी थी, प्लानिंग थी और उसको एग्जीक्यूट किया है। कांग्रेस पार्टी जीती है, इनको बधाई देता हूँ। लेकिन इनको बोलने में डर रहे हैं कि सिद्धारमैया साहब नहीं बन पाएंगे। अरे उनके पास तो ऐसे भी विधायक है, नो डाउट, लेकिन उनके साथ विधायक। लेकिन सर, प्रश्न तो ये है ना कि किसी ना किसी को तो चुनना ही होगा। सवाल यही है कि आखिर निर्णय लेने में जितना वक्त लगेगा उतना गलत संदेश कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी जाएगा कि चुनाव तो जीत लिया, प्रचंड जीत भी हासिल कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने में इतने पसीने क्यों छोड़ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए सर हमें यहाँ पर रुकना है, मैं आऊंगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जोर आजमाइश दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ सिद्धारमैया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर विधायकों का समर्थन मेरे साथ है, तो उधर ये याद दिलाया जा रहा है डीके शिव कुमार की तरफ से कि वो वोक्का लिगात समाज से ताल्लुक रखते हैं और तकरीबन 11% के आसपास उनकी आबादी है। अगर उन समुदाय को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता तो इसका गलत मैसेज जाएगा। यानी क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है? कर्नाटक की जहां पर कांग्रेस ने बड़ी जीत तो हासिल कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव करना काफी मुश्किल साबित होता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों तरफ से जोर आजमाइश लगातार चल रही है। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं माधवी अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा। भले ही विजय कौशिक साहब उनकी मजबूरी भी है कि उनको बचाव तो करना ही है, किसी एक के पक्ष में बोलना इनके लिए फिलहाल तो मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, चाहे सिद्धारमैया साहब हों या डीके शिव कुमार साहब, वो कह रहे हैं कि भाई वोक्का लिगात समाज का 11% वोटर है और मैं उस समाज से ताल्लुक रखता हूं, अगर मुख्यमंत्री नहीं बना तो मैसेज गलत जा सकता है। इस तरह की जानकारियां हैं। तो दूसरी तरफ सिद्धारमैया कह रहे हैं कि मेरे साथ तो विधायकों का समर्थन है। क्या आपको लग रहा है कि किसी एक को नाराज करना पार्टी हाईकमान चाहेगा
किस तरह से मैनेज हो सकता है? आपको संभावनाएं दिख रही हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि जब आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैनेज करने के तौर पे 2 साल के लिए किसी एक को बना दिया जाए, फिर बाकी के 3 साल के लिए किसी और को बना दिया जाए। तो दोनों के बीच में जो है वो शांति भी व्याप्त हो जाएगी और सही तरीके से उनका राज्य भी चल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये घोषणा हो जाए कि सिद्धारमैया जी को पहले बना दिया जाए 2 वर्षों के लिए या 2.5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री, और उसके बाद में फिर उनको दोनों को संतुष्ट कर दिया जाए और आला कमान जो है वो इसी चीज का भी मतलब इस तरीके के फैसले को भी ले सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात एक बहुत ही सीनियर और जूनियर लीडरशिप में नहीं है, यहाँ इक्वालिटी की बात है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा दबंग और बहुत ही बड़े लीडर हैं और दोनों को ऐसा लगता है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस भी ये मानती होगी कि दोनों की सही तरीके से अगर हस्तक्षेप नहीं होता या दोनों की बराबरी की जो कोशिश के बाद ही ये रिजल्ट उनको देखना मिला है, तो मुझे लगता है कि इस संतुष्टि की तरफ भी कांग्रेस जा सकती है कि पहले 2 वर्षों के लिए 2.5 वर्षों के लिए। माधवी जी, इतना त्याग आपको लग रहा है इन दोनों नेताओं में से कौन कर सकता है? क्योंकि जहन में टीएस सिंहदेव भी तो चल रहे होंगे। कौन चाहेगा इन दोनों में से कि टीएस सिंहदेव की भूमिका उनकी हो जाए? देखिए, मैं तो कांग्रेस को मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं कुछ नहीं बोली, मैं अनुमान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इनसे कुछ ऐसा लेना देना नहीं, मैं तो अपोजिशन में हूँ। नहीं, देखिए आपने जो अनुमान लगाया, कहीं ना कहीं आपने माधवी जी जो अनुमान लगाया वो अनुमान कुछ सार्थक होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही विजय कौशिक साहब की सुझाव ये भी है कि भाई 2 साल सिद्धारमैया साहब, जो जानकारी मिल रही कि सिद्धारमैया साहब ने प्रस्ताव दिया कि 2 और 3 साल में डिवाइड कर दिया जाए, शुरुआत सिद्धारमैया के साथ हो, अगले 3 साल डीके शिवकुमार को बनाया जाए और डिप्टी सीएम मौजूदा वक्त में बना दिया जाए। ये जो जानकारी आ रही है, ये कमाल की बात हो गई कि मैंने अनुमान लगाया है जी। और हमें तो कोई दिक्कत नहीं है पार्टी को, लेकिन मुद्दा ये है कि भी क्या जो दूसरा पक्ष है डीके शिवकुमार इस बात के लिए मानेंगे? क्योंकि सत्ता में ताजपोशी होने के बाद में जी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो वो छत्तीसगढ़ वाला डर तो सताएगा ना डीके शिवकुमार साहब को, कि ऐसा ना हो कि बन जाए पहले और बाद में फिर इंतजार करना पड़ जाए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। तो सवाल ये है कि अगर डीके शिवकुमार मानते हैं जी तो कांग्रेस पार्टी को तो कोई एतराज है नहीं। और वर्तमान में हमारी परेशानी केवल इतनी सी है कि भी विधायकों को अगर संतुष्ट नहीं किया तो भाजपा जैसी पार्टी कोई ना कोई गुल खिलाने के लिए तैयार रहेगी। चलिए देखिए, आपका डर अब तक नहीं जा रहा है, आपको इस बात से ज्यादा चिंता नहीं हो रही कि इन दोनों नेताओं को किस तरह से मनाकर कोई रास्ता निकाला जाए। आपको डर है कि ये विषय तो अलग है, आप बीजेपी से ज्यादा घबरा रहे हैं। लेकिन संजय राणा साहब, मैं एक लाइन में बात कह देता हूँ। ठीक, बात पूरी कीजिए। भाजपा का चरित्र, पिछला चरित्र देखते हुए क्यों न डरे हम, ये बताइए। हमारी फूट का फायदा उठाने अपने विधायकों पर यानी भरोसा नहीं है सर? क्या आप संदेश दे रहे हैं? मतलब कहीं ना मैं ये कह रहा हूँ विधायकों पर पूरा भरोसा है। डर भी है कि कहीं टूट ना जाए, ये किस तरह का भरोसा है? ना, हमें ये है कि भी अगर हम विधायकों की अपेक्षा के मुताबिक सीएम नहीं चुनेंगे, अगर विधायक असंतुष्ट होंगे जी तो कल को उनकी नाराजगी हमारे लिए परेशानी का सबब तो बन सकती है ना। चले, कम से कम ये अच्छी बात है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि डर कुछ और भी है, लेकिन चुनौती मौजूदा वक्त में इस बात को लेकर है कि रास्ता आखिर निकले तो निकले कैसे। संजय राणा साहब, क्या विकल्प आपको लग सकता है? खबरें तो कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि शायद 3 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव भी दिया जा रहा है। क्या ऐसी सूरत में एक तो डिप्टी सीएम बने और 2 साल का इंतजार करें? डीके शिवकुमार साहब क्या इस बात को लेकर तैयार होंगे? और छत्तीसगढ़ का जिक्र तो हम कर रहे हैं, कहते हैं कि दूध का जला तो छाछ फूक फूक कर पीता है, और डीके शिवकुमार ऐसे नेता तो है नहीं कि जो चीजों को समझते नहीं है। देखिए अक्षर जी, ये फैसला कोई माने ना माने बहुत पहले हो चुका था कि सिद्धारमैया साहब चीफ मिनिस्टर बनेगा, और उसका ट्वीट मैंने दोपहर में भी कर दिया था। अब कयावत चल रही है कि किसी तरह डी शिवकुमार जी को मनाया जाए, और किस तरह मनाया जाए, और वो अलग अलग फार्मूला लगा रहे हैं। क्या वो कोई भी फार्मूला होगा अक्षर जी? आपको बता दूं कि जो सिद्धारमैया साहब है वो पहले चीफ मिनिस्टर बनना है, इसके बाद ही कोई चीजें चालू होंगी। चाहे वो 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हो, 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हो, 2.5 साल का हो, 2 साल 3 साल का हो,
कुछ भी फॉर्मूला बना लीजिए, सिद्धारमैया इज गोइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला वही बनेंगे, क्योंकि ये पूरा मैसेजिंग बहुत क्लियर है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की, देखिए भारतीय जनता पार्टी को 46 विधायकों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आपके लिए हो सकता है कि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो, जीत हार, लेकिन हमें नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को इस समय कर्नाटका का तोड़ फोड़ करना इतना इंपॉर्टेंट है। उनका जो है नए राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर यार 24 की तैयारियों पे है, उनका ध्यान उस पे है। हो सकता है कि इन लोगों का ध्यान इस पे है कि मेरे विधायक बाहर जाए। पहली बात, कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, पहले अपने लोगों को विश्वास करना चाहिए। हम तो कहते हैं चाहे वो भाग भी जाए, चाहे वो चोर भी हो, डकैत भी हो, लेकिन तब भी आपको ये कहने का कोई हक नहीं बनता है कि टूट सकती है। अगर टूट सकती है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ मतभेद है, कुछ न कुछ कमजोरियां हैं। नंबर 3, देखिए ऐसा है कि अभी इन्होंने बताया कि विधायकों के पटल पे कहीं गलत साबित न हो जाए। पहले बताइए सिद्धारमैया जी के साथ कितने विधायक हैं? आपको तो कौशिक साहब नंबर भी नहीं पता होगा, आपको डी शिव कुमार जी के साथ कितने विधायक ही नहीं पता होगा। लेकिन जिस लोकल लिंगा समाज से आते हैं तकरीबन 11 से 12% वोट है, और 54 विधानसभा क्षेत्रों को वो इफेक्ट करते हैं, यानी जो उनके जो टोटल सीट है विधानसभा के वो 54 है। तो ऐसा वो डी शिव कुमार एक तो वोकल लिंगा समाज नंबर 1। नंबर 2, बहुत बड़ा फाइनेंसर नहीं। पूरा अगर चुनाव अगर आप देखोगे साउथ का, तो कांग्रेस को लेके चलने वाले, अपने कंधे पर रख के श्रवण कुमार कर चलने वाले व्यक्ति जो है वो डी शिव कुमार साहब है। तो कतई नहीं चाहेंगे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब ये देखिए इसमें समझौता होगा, उसके पीछे क्या क्या है, उसके पीछे क्या क्या गणित बैठेगी, वो अलग विषय है। लेकिन ऑलरेडी अक्षय जी ये डिसीजन हो चुका है कि चीफ मिनिस्टर, यानी चुनाव जीतने से बड़ी परीक्षा सीएम चुनने की है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं विजय कौशिक साहब, जो बात अभी संजय राणा साहब ने कही है, दूसरी बात, संकट मोचक की भूमिका कई मर्तबा निभा चुके हैं डीके शिव कुमार, इस बात में भी संशय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी छवि पर जो दाग है वो उनके लिए नेगेटिव रोल अदा कर सकता है? देखिए, मैंने ये कहा कि ना हम डीके शिव कुमार की संतुष्टि के लिए काम कर रहे कांग्रेस पार्टी हाईकमान, और ना ही सिद्धारमैया जी की महत्वाकांक्षाओं के लिए काम कर रहे। हमारे सामने मुद्दा है कर्नाटक के विकास का, कर्नाटक की जनता से जो वादे पूरे करने हैं हमें, उनको लेकर हमारी सोच है। उन परिस्थितियों में जो चुने हुए विधायक हैं, अगर हम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो सधे हुए नेताओं की वाणी आप बोल रहे हैं, छोड़िए ना, इतनी नैतिकता की बात मत कीजिए ना। कमाल की बात है भाई साहब, मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। आज अगर हम अरे सर, आप ये बताइए, जनता का भला तब करेंगे ना जब मुख्यमंत्री आप चुन लेंगे। अभी तो प्रायोरिटी इस बात को लेकर है कि हमें वादे पूरे करने हैं। अरे उसके लिए तो अब 5 साल दे दिए ना जनता ने, लेकिन जनता अब ये तो चाह रही है कि भैया हमने तो रिजल्ट दे दिया, आप मुख्यमंत्री अब तक नहीं दे पा रहे हो। आप चिंता ना कीजिए, मुख्यमंत्री जो होगा वो जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक ही होगा। कई बार थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। जब हमारे विधायक धैर्य रखे हुए हैं तो बीजेपी वालों को क्या परेशानी है? नहीं, ये सवाल तो बीजेपी की तरफ से पूछा ही नहीं गया। खैर, लेकिन आपका डर बता रहा है कि आप लोग सदमे से बाहर अब तक निकल नहीं पा रहे हैं। माधवी अग्रवाल जी, ये किस तरह का डर बैठा दिया कि जीत भी मिल जाती है तब भी कांग्रेस के जहन में एक चिंता चलती रहती है कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए, खेला ना हो जाए। अभी इस चर्चा में एक विषय तो साफ हो गया कि ये अपने विधायकों पर विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी फूट, तो ये जानते, इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया कि इनके बीच में फूट है, और फूट किस बात को लेकर है? सत्ता को लेकर है। दूसरी बात ये कि इनका कहना है कि भाई बीजेपी का चाल चरित्र है। बीजेपी का चाल चरित्र की बात आप कर रहे हैं, आप अपनी चाल चरित्र की बात करें। आप लोगों ने क्या चाल चरित्र दिखाया है? आपका काम है कि आप जब जनता ने आपको मैंडेट दिया तो आपके अंदर इस तरीके का भय क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो बहुत ही मजबूती से रहना चाहिए। क्यों आपके आपस में लोगों में इतनी ज्यादा द्वंद्वता है? क्यों एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध लड़ रहे हैं? अच्छा मैंडेट मिला है, जनता की सेवा करिए। एक बार कर्नाटक ने आपको सहर्ष बिल्कुल अपनाया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आप लोगों को इतनी अच्छी से बधाई दी। तो आप लोगों को डर नहीं होना चाहिए, बल्कि मैंडेट का पूरा स्वागत करते हुए अपनी पूरी सार्थकता समर्थता के साथ में और मजबूती के साथ में अच्छी सरकार चलानी चाहिए। जनता का जो उन्होंने भरोसा दिया है उसको पूर्ण रूप से आपको सिद्ध करना चाहिए, ना कि यहाँ पर बीजेपी की बुराई करें या बीजेपी के ऊपर आप इल्जाम लगाएं। ये सब फालतू की बातें ना करके आप जनता की फैसले का स्वागत करिए। मेरा तो मानना ये है
कि अभी भी जो इनकी सरकार के अंदर में है, जो शुरू से चलता आ रहा है, वो यही है कि ये वही राजनीति या वही सीएम करेंगे, बनाएंगे जिससे उनकी पार्टी को अपना फायदा हो, जो पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। दिल्ली में बैठी हुई है, ये तो सभी दल चाहते होंगे ना माधवी जी, ये तो हर दल की स्ट्रेटेजी होती है कि कौन हमारे लिए मुफीद है, कौन फायदेमंद है। लेकिन गर्मी में निकल के वोट दिए हैं जनता को आप नहीं, कुछ देर के लिए माधवी जी, कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। एक कर्नाटक के आम नागरिक के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि कर्नाटक के नाते, अगर आप कर्नाटक की वोटर होते तो उसके नाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि डीके शिव कुमार की छवि पर जो दाग है वो उनकी राह में रोड़ा बन सकता है? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर आप मुझे नागरिक के तौर पर अगर मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो मैं चाहे कहीं की भी वोटर हूँ, लेकिन हूँ तो इस देश की वोटर। अगर मैं वोटर होने के नाते अगर अपने किसी वोट को देती हूँ तो मैं ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम देखना चाहूंगी या पीएम देखना चाहूंगी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी दाग ना लगा हो। मैं एक नागरिक के रूप में आपको ये उत्तर दे रही हूँ। अगर उसके बाद भी अगर आला कमान, किसी भी पार्टी का आला कमान अगर किसी दागी व्यक्ति को सीएम बना के लेकर आता है जिसने जेल तक गया हो, तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगी कि तुष्टीकरण की राजनीति है और एकदम केवल एक दूसरे को संतुष्ट करने वाली। और इस बार तो कर्नाटक चुनाव का मुद्दा ही भ्रष्टाचार था कि बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचारों को मुद्दा बनाया था और जिसमें जीत भी हासिल हुई कांग्रेस पार्टी को। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता ने हमको सपोर्ट किया है, और ऐसे में क्या एक दागी को इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। मैंने जैसे ये चर्चा शुरू की, मैं सिर्फ डिबेट नहीं कहूंगी, मैं चर्चा कहूंगी। जब मैंने ये चर्चा शुरू की तो सबसे पहले मैंने एक ही बात कही कि हमने जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और उसका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए मैं ये इस विषय पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी कि किस विषय को लेकर जनता ने वोट दिया और किसको जिताया। कांग्रेस जीत चुकी है और पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार उनको मिली है बनाने के लिए। आज का जो समय है वो जनता के आगे की भलाई को देखते हुए निर्णय लेकर एक साफ सुथरी छवि के आदमी को जो है सीएम बनाना चाहिए। मैं ये आपको उत्तर दूंगा। ठीक है, विजय कौशिक साहब, चाहे जन नेता के तौर पर हो तो डीके शिव कुमार से ज्यादा बड़े कद के नेता सिद्धारमैया साहब हैं। जैसे संजय राणा साहब ने भी कहा कि चाहे कुछ भी हो, फैसला तो हाईकमान को सिद्धारमैया के नाम पर ही लेना पड़ेगा। आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस मुद्दे को आधार बनाकर आप लोग आरोप लगाते रहे, अगर एक दागी को अगर मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी कर दी जाती है तो ये दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। आगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 भी तो अब नजदीक है। सवाल ये है कि भाजपा के आधे से ज्यादा सांसद दागी हैं, और तो और टेनी जी का नाम आपको मालूम होगा, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इस प्रकार से उनके ऊपर आरोप है, उसके बावजूद उन्हें मंत्री बना रखा है। नहीं तो ये नहीं चलेगा ना कि उनके दागी हैं इसलिए हमको भी छूट मिल जाए। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हमारे बहुत से नेताओं के ऊपर बीजेपी सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। अगर झूठे मुकदमों से दागी हो जाता है तो राहुल गांधी जी को भी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। आपका कहने का अर्थ ये है। दूसरी बात, ये कोर्ट तय करेगी। सर सुनिए ना, ठीक है, ये बात तो कोर्ट करेगी। सुनिए ना, अब आपने छेड़ा तो थोड़ा सुनिए। आपने कहा कि ये तो कोर्ट तय करेगी, निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से ही इस मामले पर निर्णय आएगा। लेकिन आपकी पार्टी के दिग्गज नेता जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, सिद्धारमैया साहब, उन्होंने ही अपनी कैबिनेट में लेने से इनकार कर दिया था डीके शिव कुमार को। कहा था एक दागी को मैं अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दे सकता, भले ही दबाव के बाद 6 महीने बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा हो। आपके नेता कह रहे हैं ना। नहीं, हो सकता है कि व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेष के चलते उन्होंने कोई बात कह दी हो। सर ये व्यक्ति मन में कोई द्वेष नहीं है। ये क्या बात आप कर रहे हैं कौशिक साहब? सही कह रहा हूँ। क्या बात आप कर रहे हैं? मतलब क्या डीके शिव कुमार को हम कहीं खाई में फेंक दे किसी? सर मुझे बताइए, सिद्धारमैया साहब का बड़ा चेहरा है कर्नाटक में, आप इस बात को स्वीकार करते हैं ना? अगर उस स्टेट का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं इस दागी को अपने मंत्रिमंडल में नहीं ले सकता। पहली बात मेरी ये सुन लीजिए, जो विधायकों का निर्णय होगा उसके आधार से सीएम बनेगा। दूसरी बात, कर्नाटक की जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में कौन समर्थ है? चले, मैं समझ रहा हूं कि ये कठिन समय है जवाब देना कि किसके पक्ष में बयान दिया जाए। डीके शिव कुमार के बारे में कहा जाए तो रमैया साहब नाराज हो जाएंगे, और सिद्धारमैया साहब का अगर समर्थन किया जाए तो डीके शिव कुमार नाराज हो जाएंगे। एक ब्रेक के लिए कौशिक साहब,
एक ब्रेक के लिए और रुकना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर आपका जवाब भी लेंगे। लेकिन हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यही पेंच है जो सीएम पर अब तक फंसता नजर आ रहा है और सस्पेंस अब तक बरकरार है, क्योंकि कर्नाटक की जनता को भी बेसब्री के साथ इंतजार है कि हमने चुनाव कर लिया अपनी नई सरकार का, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक हमें नहीं पता चल पा रहा कि आखिर होगा कौन। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटना है।